दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, किसकी कमीज ज्यादा काली है और किसकी कमीज कम सफेद है? सियासत दरअसल इसी के इर्द गिर्द जब होने लगे और भ्रष्टाचार के हम्माम में जब सभी नंगे दिखाई देने लगे, तो उस परिस्थिति में एक तरफ जांच एजेंसियों का डंडा, दूसरी तरफ जनता के बीच जनता की अदालत में जाने का फैसला और अदालत में जाने का समय, और तीसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप के बीच किसी भी खेमे का उजली कमीज के साथ जनता के सामने न आने की परिस्थिति। इन सब के बीच यदि बिहार का चुनाव फंसता हुआ नजर आए, तो व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार की कमीज चाहे जितनी भी उजली हो, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार पर भले ही भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो, लेकिन बिहार के चुनाव में एक तरफ प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के मंत्रियों को, ज्यादातर भाजपा वाले और एक जनता दल यूनाइटेड वाले को, कहीं डिग्री के सवाल पर तो कहीं अवैध संपत्ति, अकूत संपत्ति कथित तौर पर जमा करने के सवाल पर, कहीं मेडिकल कॉलेज हथियाने के नाम पर, कहीं फ्लाईओवर अपने पेट्रोल पंप के लिए न बनने देने के सवाल पर घेर रखा है। जिस प्रकार प्रशांत किशोर ने जनता के बीच एनडीए को एक्सपोज कर दिया है, ठीक इसी वक्त पर यदि लालू परिवार, जो महागठबंधन की लीड पार्टनर है राष्ट्रीय जनता दल, उस राष्ट्रीय जनता दल के चेहरे तेजस्वी यादव को यदि कोर्ट में जाने का मामला सामने आ जाए कि उन्हें 13 अक्टूबर को कोर्ट के सामने आना है, न्यायालय के सवालों के जवाब देने हैं, और यदि संभव हुआ तो संभवतः उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ये सारी कवायद यदि चुनाव के समय हो रही है, तो जनता को ये दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर ये जांच एजेंसियां सीबीआई या ईडी चुनाव के समय ही क्यों सक्रिय होती है। एक दौर था जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़ा बंद तोता कहा था, और आज वही पिंजड़ा बंद तोता लालू परिवार तक दस्तक दे रहा है। याद रखिए, ईडी की कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है पॉलिटिकल मामलों में। यदि पिछले 8-10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 0.4% के आसपास ईडी का कन्विक्शन रेट है, लेकिन सीबीआई की कन्विक्शन रेट 70% के आसपास बताई जाती है। सीबीआई जो भी मामले टेकअप करती है, उसमें सजा दिलाने की दर तकरीबन 70% के आसपास बताई जाती है। लेकिन सीबीआई की तरफ से जहां एक तरफ ट्रेजरी लूट के कथित मामले में लालू यादव को सजायाफ्ता होना पड़ा और अब भी उनकी अपील ऊपरी न्यायालय में लंबित है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव के समय लैंड फॉर जॉब का मामला यदि सामने आता है और 13 अक्टूबर को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में खड़े होने की नौबत आती है, तो सवाल यही है कि क्या ये सम्मन और ये अदालत में खड़े होने का समय चुनाव से पहले नहीं हो सकता था या चुनाव के बाद नहीं हो सकता था? क्या तेजस्वी यादव या लालू यादव देश छोड़कर भाग रहे हैं? कई सारे सवाल हैं जो इस देश के अंदर पिंजड़ा बंद तोते के की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। अब 13 अक्टूबर की तारीख पर यदि आप गौर करें तो कई बातें साफ हो जाएंगी। बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को हम सबके सामने आ जाएगी, और उसके 2-3 दिनों के भीतर यह तय है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा। 2020 में यानी ठीक 5 साल पहले 25 सितंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, और 10 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। अब यदि 3-4 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान होता है, तो स्वाभाविक है कि 20 नवंबर या 18 नवंबर पर तक, यानी 7-8 दिन उससे आगे, पिछली बार से 7-8 दिन आगे चुनाव प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। 22 नवंबर तक विधानसभा का कार्यकाल है। लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के बाद यदि किसी राजनीतिक दल के नेता को, जो एक महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहा हो, उसको यदि किसी कथित भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय के सामने पेश होना पड़ रहा है, तो क्या यह अपनी कमीज को दूसरे से कम काली दिखाने का प्रयास नहीं है? आपने देखा कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने एक अलग तरह का माहौल बना रखा है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपनी जन स्वराज पार्टी लॉन्च की, उसका चुनावी भविष्य क्या होगा, कितने फीसदी वोट उसे मिलेंगे, कितनी सीटें उसे मिलेंगी, ये सवाल बाद का है। लेकिन एनडीए को तो हलकान कर रखा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल कि कब उन्होंने 10वीं पास की, कितनी बार नाम बदला, ये आरोप को लेकर के आ रहे हैं। जेडीयू कोटे के एक मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की अकुत संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप। और ठीक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर एक मेडिकल कॉलेज को किस तरह से कथित रूप से उन्होंने हथिया लिया, इसको लेकर आरोप।
और उसके बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर आरोप, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बेहद संगीन आरोप। ये सारे कच्चे चिट्ठे को लेकर जब एक तरह से जेडीयू को कम और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा सबूत पीके को मिल रहे हैं, और आज एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि वो अशोक चौधरी के लिए कह रहे थे झाल बजाने वाले सर्वदलीय नेता। वो अनुष्ठान वगैरह करा रहे थे तो झाल बजा रहे थे, कल देखा गया एक वीडियो में उनको। तो जिन्हें वो झाल बजाने वाले सर्वदलीय नेता कह रहे हैं, या उनके साथ साथ बिहार की लगभग पूरी बीजेपी की लीडरशिप को ला करके वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद यदि राउ जेवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बुलावा आता है तो सबको समझ में आता है कि सियासत क्या हो रही है। आज कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित कार्य समिति की बैठक पटना में हुई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम महत्वपूर्ण नेता पटना में थे, और 85 साल के बाद जब बिहार में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो एनडीए जिस वोट बैंक पर सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी करता है, जिस वोट बैंक को बिहार के चुनाव का जिन्न कहा जाता है, जिस वोट बैंक के बूते बिहार की सत्ता को इधर से उधर करने की कोशिशें की जाती है, और जिस वोट बैंक के बूते नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता में टिके हुए हैं, जिस वोट बैंक के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न लोकसभा चुनाव के पहले देने का ऐलान नरेंद्र मोदी की सरकार करती है, आज उसी वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी की सदारत में इंडिया अलायंस ने जिस तरह से ईबीसी यानी अति पिछड़ा, जो बिहार की आबादी का तकरीबन 36% हिस्सा है, उसके लिए जब संकल्प पत्र लेकर लाने का फैसला किया, तो उसके बाद जब एनडीए के वोटों का पूरा एटीएम ही कबाड़ लिए जाने की परिस्थितियां बन रही है, उस परिस्थिति में जांच एजेंसियों की दस्तक यदि बिहार में हो रही है तो सबको समझ में आ रहा है कि खेल क्या है। 3 साल पहले का खेल किसे भूल सकता है भला, जब गुवाहाटी मॉडल के पहले ईडी की एंट्री महाराष्ट्र में हुई, ईडी की एंट्री हुई, फिर उसके बाद पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी गई, फिर उसके कुछ महीनों या लगभग 1 साल के बाद शरद पवार की एनसीपी को तोड़ा गया, उनके परिवार को भी तोड़ा गया, और ईडी की एंट्री से जिस प्रकार से वहां सरकार को बनाने गिराने का खेल हुआ, वही खेल अब बिहार में जनमत को प्रभावित करने के लिए, जब जनता के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी खुद को पा नहीं रही है, तो भाजपा की सत्ता के अधीन काम करने वाली सीबीआई यदि 13 तारीख को लालू परिवार को कोर्ट में आने पर मजबूर कर रही है, तो इस पूरे खेल को बिहार की जातियों और सामाजिक और वर्ग संघर्ष वाली राजनीति के नजरिए से देखें तो बिहार के अंदर कोई जेनजी क्यों सामने नहीं आ रहा है, बिहार के अंदर कोई सामाजिक रूप से बदलाव की लहर क्यों नहीं दिखाई दे रही है, और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व अब तक मूर्छित अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है। इन सब की परिस्थितियों को आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से इसलिए समझा जा सकता है कि जिस बिहार में अति पिछड़ा कार्ड आज खेला गया, जिस बिहार में राहुल गांधी ने ईबीसी वोट बैंक और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के पटना से पूरे देश को संदेश देने की कोशिशें की, खासकर बिहार को संदेश देने की कोशिशें की, उससे सत्ता तो डगमगाती हुई दिख रही है। और सत्ता नहीं डगमगा रही, बल्कि सत्ता के साथ साथ बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व डगमगा रहा है, और बीजेपी का हिंदुत्व ही नहीं डगमगा रहा, आरएसएस की वो पूरी सोशल इंजीनियरिंग डगमगा रही है, जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे कमंडल और मंडल की सियासत में अंततः भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल की देरी से ही सही कमंडल और मंडल के बीच का चुनावी घालमेल, वोटों के समीकरण का सोशल इंजीनियरिंग वाला घालमेल 2014 आते आते काफी हद तक बनाने में कामयाबी हासिल की थी। अब वो घालमेल जिसके दरकने का पहला संकेत 2024 का लोकसभा चुनाव था, अब वो अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है। अब चुनाव वर्ग के आधार पर नहीं, अब चुनाव मंडल के आधार पर भी नहीं, अब चुनाव कमंडल के आधार पर तो कतई नहीं, बल्कि अब चुनाव पलायन का मुद्दा, सामाजिक न्याय के बाद जिस आर्थिक न्याय की बात आज तेजस्वी यादव कर रहे थे, उस आर्थिक न्याय का मुद्दा, और इन सब से आगे बढ़ करके देखें तो प्रतिनिधित्व के बिना वोट बैंक की सवारी करने की जो सियासत बिहार में चल रही है, उस पर जो सीधा प्रहार होता दिखा है, उस प्रहार के सहारे जांच एजेंसियों को कैसे चुनाव को प्रभावित करने की भूमिका में लाकर खड़ा किया जाए, ये कवायद बिहार में हो रही है। लेकिन मत भूलिए कि ये बिहार है, एक ऐसा बिहार जिस बिहार ने नरेंद्र मोदी के अश्वमेध रथ के घोड़े को भी 2015 में रोका था, एक ऐसा बिहार जिसने चिराग मॉडल को भी
सफल होते होते बिल्कुल आखिरी मौके पर फेल कर दिया था। एक ऐसा बिहार, जिस बिहार के लिफ्ट में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भले ही 40 मिनट फंसे रह गए, लेकिन 40 मिनट पर लिफ्ट में अमित शाह क्या फंसे, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगा कि 40 साल पीछे बिहार की राजनीति में चली गई। कहा 2014 के लोकसभा चुनाव ने बिहार के लिए उम्मीदें जगाई, लेकिन ये उम्मीद अब कहां है? ये उम्मीद 11 सालों में पलायन की विभीषिका झेल रहे बिहार के सामने नाउम्मीदी में तब्दील हो चुकी है। नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल के ब्रांड एम्बेसडर की जगह देश के बजाय गुजरात के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार की जनता के बीच में एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं, स्थापित होते जा रहे हैं। और इन सब के साथ साथ जब बुलेट ट्रेन गुजरात को मिलेगी, वर्ल्ड कप का उद्घाटन से लेकर फाइनल तक गुजरात को मिलेगा, गिफ्ट सिटी गुजरात को मिलेगी, सब कुछ गुजरात को मिलेगा, रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात को मिलेगी, सी प्लेन भी गुजरात में उतरेगा, तो क्या बिहार ये तमाशा देखता रहेगा? दरअसल राजनीतिक तौर पर बिहार की जो जागरूकता है, उस जागरूकता की बराबरी काफी हद तक सिर्फ तमिलनाडु ही कर सकता है। और जब तमिलनाडु जैसी जागरूकता बिहार में आज से नहीं शुरू से रही है, वहां गुजरात वाला चुनावी हिंदुत्व का फॉर्मूला हिट कराने की कोशिशें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होने वाली। आखिर सीबीआई 13 अक्टूबर को लालू परिवार को बुला रही है, इसका नतीजा क्या होगा? इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान एक बात तो साफ दिखी थी कि एनडीए के गठबंधन को जो हार के बावजूद, बिहार में 1/4 सीटें गंवाने के बावजूद जो ठीक ठाक संख्या में सीटें मिली थी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव में यादव मतदाताओं का तकरीबन 1/3 तक इंडिया गठबंधन यानी लालू यादव के गठबंधन को छोड़कर एनडीए की तरफ मूव कर जाना था। अब तेजस्वी यादव और लालू परिवार यदि कोर्ट में खड़ा होता है, वो टूट खत्म हो जाएगी, वो पूरी तरह से 90-95% तक एनडीए गठबंधन की बजाय इंडिया गठबंधन में एक तरफा शिफ्टिंग की स्थिति बनेगी। अति पिछड़ा के बीच जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, और आज जिस प्रकार से बिहार की धरती से अनिल जैन ने और राहुल गांधी ने ऐलान किया है, उस ऐलान के बाद की परिस्थितियों को देखें तो अति पिछड़ा वर्ग के बीच अब वर्ग के आधार पर कम, एज ग्रुप के आधार पर वोटों का विभाजन होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई। जो तबका आकांक्षी युवा है, एक नई शब्दावली आई है एस्पिरेशनल यूथ, वही एस्पिरेशनल यूथ उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक जेनजी के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन वही एस्पिरेशनल यूथ जो जेनजी की परिस्थिति में बिहार में नहीं है, बल्कि जेनजी से ज्यादा चुनावी इलेक्टोरल तरीके से, चुनावी हिंदुत्व की बिसात को मटिया मेट कर देने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है, वो वोटों के रूप में सामने आ सकता है। बिहार के युवाओं को वैकेंसी चाहिए, बिहार के युवाओं को पलायन से मुक्ति चाहिए, बिहार के युवाओं को कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर गैर बराबरी और उत्पीड़न की परिस्थितियों से मुक्ति चाहिए, और बिहार के नौजवानों को, खासकर अति पिछड़ा और महादलित को आरक्षण के साथ साथ आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था चाहिए, न कि 500,000 2,000 रुपए खाते में भेजने वाली व्यवस्था। और उसी खाते में भेजने वाली व्यवस्था के खिलाफ हर घर के अंदर, खासकर अति पिछड़ा और महादलित के बीच एक जेनजी डेवलप हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से रिएक्ट करने वाला, वोटिंग के दरमियान रिएक्ट करने वाला, इस तरह का जेनजी डेवलप हो रहा है कि घर के बुजुर्ग यदि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के साथ एनडीए की तरफ जाते दिखाई दे, तो 25-30 साल का नौजवान जिसके लिए रोटी का संकट है, रोजी का संकट है, वो नौजवान कहीं ना कहीं इस ईबीसी के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया गया है आज, उसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। यही बिहार की सियासत की खूबसूरती है। और इसी सियासत के बीच अब वो जमाना चला गया जब 2005 के पहले की परिस्थितियों का भय दिखाकर वोटों का दोहन किया जाता रहे। अब वो जमाना चला गया जब लालू यादव की पार्टी कांग्रेस को अपनी जेबी संगठन की तरह ट्रीट करती रहे और जो चाहे वो दे दे और कांग्रेस पार्टी मन महसूस कर बर्दाश्त कर ले। अब कांग्रेस पार्टी फ्रंट से लीड कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के लिए रास्ता बना रही है, न कि तेजस्वी यादव के पीछे घूम रही है। अब कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर उस भूमिका में तो जरूर है कि अकेले लड़कर भले ही कुछ ना कर पाए, लेकिन
इंडिया गठबंधन के अंदर एक पोटेंशियल पार्टनर के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने वाले हिस्सेदार के तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए के अंदर क्या स्थिति है? नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल। भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे विधानमंडल दल के नेता हो, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, हर तरह से बीजेपी घिरी हुई दिखाई दे रही है। जनता दल यूनाइटेड भी काफी हद तक घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग मॉडल भले ना हो, लेकिन चिराग पासवान की खुद की विश्वसनीयता चिराग मॉडल के बाद अब वैसी नहीं बची है कि बिहार के युवाओं के बीच में चिराग पासवान एक उम्मीद की किरण नजर आए। उम्मीद की किरण नजर आने के हालात उनमें दिखाई दिए थे, लेकिन जब से चिराग मॉडल का खेल 2020 में हुआ, जनता के बीच किसी दूसरे के बिहाफ पर, किसी दूसरे की तरफ से वोट काटने वाले चेहरे के तौर पर जो छवि बनी, उस छवि के चस्पा होने के बाद उनकी भूमिका अब बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देती नहीं है। लेकिन भूमिका किसकी बड़ी है? भूमिका दरअसल बिहार के वोटर की बड़ी हो गई है। भूमिका और किसकी बड़ी है? भूमिका उन सामाजिक समूहों की बड़ी है जो सामाजिक समूह किसी न किसी पॉलिटिकल खांचे में फिट कर दिए जाते थे। और भूमिका जिनकी सबसे ज्यादा बड़ी है वो वे सामाजिक समूह है जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के साथ आंख मूंद कर वोटिंग करने वाले चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहे थे। एक तरफ आज की परिस्थितियों में लालू परिवार को सहानुभूति बटोरने के लिए एक ऐसे मौके को बीजेपी जांच, उसके इशारे पर चलने वाली जांच एजेंसियों ने उपलब्ध करा दिया है, जहां 13 अक्टूबर की तारीख बिहार में यादव एकता, यादव वोटर्स की एकजुटता का संकल्प कहीं बन ना जाए, इस हालात से बीजेपी को दो चार होना पड़ेगा। और ये परिस्थितियां बनेगी तो माइनॉरिटी तो वक्फ बोर्ड के बाद से ही, अल्पसंख्यक मतदाता वक्फ कानून के बाद से ही बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब आज की तारीख में यदि अति पिछड़ा वर्ग के वोटों में 10 से 20% का भी डेविएशन यानी विचलन दिखाई देता है तो सत्ता एनडीए के हाथ से फिसल रही है। तो क्या इस फिसलन को एनडीए रोक पाएगा? क्या अब लालू यादव के परिवार को भ्रष्ट कहने की अब हिमाकत बची रह गई है एनडीए के अंदर? स्वाभाविक है कि अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के कई भाषणों को बिहार की जनता ने सुना है। एक वो दौर भी बिहार की जनता ने देखा है। समय समय की बात है, एक ऐसे दौर को भी देखा है जब नीतीश कुमार के डीएनए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल उठाते थे। और अब वो दौर भी देख रही है जब नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आते हैं। वो दौर भी बिहार की जनता ने देखा है जब अमित शाह मुजफ्फरपुर में खड़े होकर ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार के दौर में नीतीश बाबू और ललन बाबू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब दरवाजा नहीं कुंडी खोलकर एनडीए के अंदर घुसने में कामयाब हो गए तो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ना और उनके लिए वोट मांगना अब बिहार की जनता के बीच मोदी शाह को एक हास्यास्पद परिस्थिति में लाकर खड़ा कर रहा है। क्यों? आखिर ये कब क्या बोलेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल, कभी नीतीश कुमार की एंट्री रोकने की बात और कभी नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगने की कवायद। पब्लिक है, सब जानती है अजी अंदर क्या है बाहर क्या है। और पब्लिक जब सब जान रही है तो राउज एवेन्यू कोर्ट में आचार संहिता लगने के बाद की परिस्थितियों में यदि लालू परिवार जा रहा है तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बिहार में इस बार तय मानिए कि जनता के बीच में कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा कोई मुद्दा अब जनता के बीच में नहीं है। अब यदि लालू परिवार पर सवाल उठेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ के भीतर से ही कोई व्यक्ति अशोक चौधरी या मंगल पांडे का नाम लेकर के सामने आ जाए। कोई ठिकाना नहीं है। प्रशांत किशोर ने हालात तो ऐसे बना दिए हैं कि भीड़ के भीतर से ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर लालू यादव सवाल उठाएंगे तो लैंड फॉर जॉब का मामला लेकर लोग उठेंगे और भाजपा के लोग सवाल उठाएंगे तो प्रशांत किशोर ने जिन जिन का नाम लिया है उन सब का नाम भीड़ के भीतर से लोग लेकर आवाज उठाएंगे। ये हालात जब बिहार में बन गए हैं तो देखते जाइए दिलचस्प चुनाव। जहां मुद्दा दर मुद्दा बिहार को उलझाने की कोशिश थी, वहां बिहार इतने सारे सामाजिक स्तर में एज ग्रुप के लेयर में बंटता जा रहा है, जिस लेयर में बंटने के बाद हिंदुत्व की, चुनावी हिंदुत्व का मरसिया पढ़ा जाना करीब करीब तय दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।